डर जो आपकी रूह को छू जाए, सिहरन जो आपकी सांसें रोक दे, और कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। यह है स्क्रीम्स ऑफ द सोल। यहां हर रात एक नई कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और डर का अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, इस खौफनाक सफर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए चले डर के इस सफर पर, जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक राज। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुरानी कथा मशहूर थी। लोगों का कहना था कि पहाड़ी के ऊपर एक राक्षस रहता है। जो भी रात में उस पहाड़ी की तरफ जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद उस पहाड़ी की ओर कदम न रखें। एक रात गांव के 4 दोस्त रवि, अमन, सुमित और विजय इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए पहाड़ी की ओर चल दिए। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पत्तों की सरसराहट में कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अमन ने कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विजय ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये बस हवा है। आगे बढ़ते हुए अचानक उन्हें एक पेड़ पर खून के निशान दिखे। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पेड़ के पीछे से एक भयावह छाया उभरी। वो राक्षस की आकृति थी, बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और काली साया जैसी परछाई। चारों की चीख निकल गई। वो भागने लगे, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गए। सुमित फिसलकर गिर पड़ा। बाकी दोस्तों ने मदद की कोशिश की, लेकिन राक्षस की भयानक हंसी उनके कानों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे अंधेरा उन्हें निगलने वाला हो। किसी तरह सुबह होने से पहले वे गांव वापस आ गए, लेकिन सुमित नहीं लौटा। उसके बाद से गांव वालों ने कभी उस पहाड़ी की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। नैतिक शिक्षा हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अनावश्यक खतरा मोल लेना कई बार आपके लिए घातक हो सकता है। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन विवेक के बिना उसका पीछा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। रहस्य की परतें खुलती हैं। कुछ महीनों बाद सुमित की हालत में सुधार हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। रातों को वह अक्सर चीख कर उठ जाता और कहता, वो राक्षस मुझे बुला रहा है, वो मुझे वापस चाहता है। उसके दोस्त रवि, अमन और विजय ये देखकर परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने यह सब सुना और फैसला किया कि अब समय आ गया है कि राक्षस के रहस्य को पूरी तरह से समझा जाए। उन्होंने गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति पंडित रामदास से मदद मांगी। पंडित रामदास ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस पहाड़ी के राक्षस का सच छुपा हुआ है, लेकिन अब इसे जानने का समय आ गया है। पुरानी कहानी का सच। पंडित रामदास ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले इसी पहाड़ी पर एक योगी तपस्या कर रहा था। उसकी साधना में इतनी शक्ति थी कि वह अमृत के करीब पहुंच गया, लेकिन उसकी इच्छाएं पवित्र नहीं रहीं। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। क्रोध में आकर उसने कई निर्दोष लोगों का बलिदान किया। देवताओं ने उसकी इस बुरी प्रवृत्ति को देखकर उसे अंधेरे में कैद कर दिया और वह योगी एक राक्षस में बदल गया। तभी से वह पहाड़ी के अंधेरे में छिपा हुआ है। दिन की रोशनी उसे कमजोर कर देती है, लेकिन रात में वह अपनी शक्ति वापस पा लेता है। पहाड़ी का दूसरा अभियान। रवि, अमन और विजय ने ठान लिया कि वे इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, ताकि गांव में शांति लौट सके। पंडित रामदास ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को उस राक्षस के सामने सूरज निकलने के समय पढ़ना होगा। इससे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इस बार वे अकेले नहीं गए। गांव के कुछ बहादुर लोग और पंडित रामदास भी उनके साथ थे। रात गहराते ही वे सभी पहाड़ी की ओर बढ़ चले। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। अंतिम सामना मंदिर के पास पहुंचते ही फिर से वही ठंडी हवा चली। लाल आंखें अंधेरे में चमकीं और एक गगनभेदी चीख के साथ राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस गर्जा, तुम फिर लौटे हो, इस बार कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस बार रवि और उसके साथियों ने डर को काबू में रखा। उन्होंने मंत्र का जापाक्ष चिघाड़ने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ने लगी। सूरज की पहली किरणें फैलने लगीं और मंत्र के साथ ही उसकी चीखें धीमी होने लगीं। राक्षस की काया धुंधली होती गई और अंत में वह राख में बदल गया।
गांवों में नई शुरुआत। उस दिन के बाद से गांव के लोगों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। देवगिरी के जंगल और पहाड़ फिर से शांत और सुरक्षित हो गए। रवि, अमन, विजय और सुमित गांव के नायक बन गए। उन्होंने समझ लिया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है, लेकिन विवेक और एकजुटता के साथ। संघर्ष और साहस के साथ जान का होना जरूरी है। बिना सोचे समझे खतरे का सामना करना मूर्खता है, लेकिन सही समय पर सही फैसले लेना ही असली वीरता है। वर्षों बाद की घटनाएं। समय बीतने के साथ देवगिरी गांव में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा। गांव के लोग न सिर्फ पुराने डर से उबर चुके थे, बल्कि उन्होंने यह भी समझ लिया था कि भूत प्रेत और राक्षसों की कथाएं केवल अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। इसके बावजूद हर साल जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक पर होता, तो लोग याद करते थे कि उन दिनों में क्या हुआ था। लेकिन एक दिन, लगभग 15 साल बाद, गांव के कुछ नए बच्चे जंगल में खेलते हुए एक पुरानी पत्तियां और एक कटा फटा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लाए। यह वही लकड़ी थी जो उस रात राक्षस से लड़ते समय रवि, अमन और विजय ने इस्तेमाल की थी। जब इन बच्चों ने यह लकड़ी पाई, तो गांव में फिर से हलचल मच गई। क्या राक्षस की आत्मा अब भी जीवित थी? क्या वह फिर से लौटने वाला था? नए संकेत। गांव के कुछ लोग डर के साए में जी रहे थे, जबकि कुछ ने इसे बस एक पुरानी वस्तु मानकर नजरअंदाज कर दिया। रवि, अमन, विजय और सुमित, जो अब बड़े हो चुके थे, फिर से उन घटनाओं को याद करने लगे। वे समझ गए कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वे पंडित रामदास से मिलने गए, जिन्होंने अब बहुत कम बातें करना शुरू कर दी थीं। पंडित रामदास ने गंभीर होकर कहा, राक्षस का समूल नाश तो किया गया था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। वह अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए किसी न किसी रूप में लौट सकता है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम उसे हमेशा के लिए समाप्त करें। नए उपाय और चुनौती। पंडित रामदास ने बताया कि राक्षस की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए एक अंतिम प्रयोग करना होगा, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय किया जा सकता था। यह ग्रहण अगले कुछ महीनों में होने वाला था। पंडित ने कहा, यह एक आखिरी मौका है, हमें उस रात पूरी तरह से तैयार रहना होगा। रवि, अमन, विजय और सुमित ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी तैयारी करने लगे। इस बार उनका सामना सिर्फ राक्षस से नहीं था, बल्कि वे एक अजनय और शक्तिशाली आत्मा से युद्ध करने जा रहे थे। अंतिम युद्ध। सूर्य ग्रहण की रात आ गई। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए। पंडित रामदास ने सभी को सुरक्षा मंत्र दिए और कहा, जो लोग इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकते, वे मंदिर में रहें और हमें आशीर्वाद दें। यह लड़ाई जीवन और मृत्यु की है। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ और ग्रहण शुरू हुआ, राक्षस की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसकी काया पहले से भी अधिक भयानक थी। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी और उसकी आवाज सुनकर सारा गांव कांप उठा। रवि, अमन, विजय और सुमित ने एकजुट होकर पंडित रामदास के मंत्र का जाप शुरू किया। राक्षस ने उन पर हमला करना शुरू किया, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अचानक पंडित रामदास ने एक विशेष मंत्र बोला, जिसे उन्होंने वर्षों तक साधना करके सीखा था। जैसे ही वह मंत्र हवा में गूंजा, राक्षस की आत्मा चीखते हुए खींची गई और एक विशाल रोशनी में विलीन हो गई। शांति की वापसी। सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद सब कुछ शांत हो गया। राक्षस की आत्मा अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। गांव में फिर से शांति और समृद्धि का माहौल छा गया। देवगिरी में किसी ने कभी भी उस राक्षस या उसकी आत्मा के बारे में दोबारा नहीं सुना। रवि, अमन, विजय और सुमित अब जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि आत्मविश्वास, समाज का साथ और सही दिशा में किया गया प्रयास ही किसी भी समस्या का समाधान है। नैतिक शिक्षा। भूत प्रेत और राक्षसों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और साहस से उनका सामना करना चाहिए। सच्चे वीर वे होते हैं जो अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए समाज के भले के लिए काम करते हैं। एकजुटता और धैर्य से किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी समस्या या डर से भागना नहीं चाहिए। असली शक्ति खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने और उनका समर्थन करने में है। एक नई चुनौती। देवगिरी में राक्षस की आत्मा के नष्ट होने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ वर्षों तक कोई अजीब घटना नहीं हुई और जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद एक नया डर धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। कुछ लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक नई छाया
पहाड़ी की ओर दिखने लगी है। लोग दावा करने लगे कि उन्हें भूतिया आकृतियां दिखने लगी, जिनका चेहरा धुंधला था और आंखें सुलगती हुई लाल थीं। गांव में कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि रात को जंगल में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी थी। यह हवा उन पर कुछ ऐसा असर डालती थी कि वे अचानक थकान महसूस करने लगते थे और उनके दिलों में अजीब सा डर समा जाता था। रहस्य की गहरी परतें, ये सब सुनकर रवि, अमन, विजय और सुमित को अब भी पुराने घटनाक्रम की यादें ताजा हो गई। वे सोचने लगे कि क्या राक्षस की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी या फिर उसकी शक्ति किसी रूप में वापस लौट आई थी। पंडित रामदास अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना जान और चुप था। एक दिन वे इन चारों दोस्तों से मिले और उन्हें बताया कि जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर है, जहां किसी पुराने समय से एक और अजन्य शक्ति बसी हुई है। यह शक्ति राक्षस की नहीं, बल्कि एक प्राचीन तंत्र की हो सकती है, जिसे उस योगी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। रामदास ने बताया, तुमने जो कुछ भी किया वह राक्षस की आत्मा को नष्ट करने के लिए था, लेकिन वह तंत्र कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। यह अब किसी नए रूप में सक्रिय हो सकता है, और यदि हम इसे रोक नहीं पाते तो यह पूरी दुनिया में अराजकता फैला सकता है। नया खतरा और तैयारियां। अब गांव के लोगों को फिर से एक नई चुनौती का सामना करना था। चारों दोस्तों ने तय किया कि इस बार वे अकेले नहीं जाएंगे, वे पूरे गांव को इस खतरे से अवगत कराएंगे। पंडित रामदास ने उन्हें बताया कि मंदिर में छिपा हुआ तंत्र महाशक्ति को जागृत कर सकता है, और अगर उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो वह धरती को नष्ट कर सकता है। रवि, अमन, विजय और सुमित ने कुछ समझदार और बहादुर गांव वालों के साथ मंदिर की ओर कूच करने का निश्चय किया। वे पूरी तरह से तैयार थे और इस बार उन्हें अकेले ही इस शक्तिशाली तंत्र को समाप्त करना था। मंदिर में प्रवेश। जैसे ही वे उस पुरानी मंदिर के करीब पहुंचे, सबको एक गहरी शांति का एहसास हुआ। मंदिर के द्वार पर एक खतरनाक प्रतीक उकेरा हुआ था और मंदिर का वातावरण कुछ अजीब सा था। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था, उनकी टॉर्च की रोशनी भी बहुत कम पड़ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी पढ़ाई की किताब रखी थी, जो तंत्र मंत्र से भरी हुई थी। किताब के पास ही एक काला पत्थर रखा था, जो किसी अजीब शक्ति से जकड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। पंडित रामदास ने समझाया, यह वही तंत्र है, यह वही शक्ति है जिसे योगी ने साधा था। अगर इस किताब और पत्थर को सही तरीके से नष्ट किया गया तो यह दुनिया से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अंतिम संघर्ष। जैसे ही पंडित रामदास ने तंत्र को नष्ट करने की कोशिश की, मंदिर के भीतर भयावह आवाजें गूंजने लगीं। पत्थर से निकलते हुए अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां राक्षस जैसी नहीं, बल्कि किसी पुराने शैतानी देवता की थीं, जो जीवन और मृत्यु के बीच के पर्दे को छेदने का प्रयास कर रही थीं। रवि और उसके दोस्तों ने अपने मन को स्थिर रखा और पूरी ताकत से पंडित रामदास का साथ दिया। उन्होंने मिलकर मंत्रों का जाप शुरू किया ताकि उस तंत्र को नष्ट किया जा सके। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, पत्थर में से एक शक्तिशाली रोशनी निकली और सभी आकृतियां धुंधली होने लगीं। अंततः जब सूरज की किरणें मंदिर की ओर पड़ीं, तो वह काला पत्थर और तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए खतरनाक प्रतीक भी मिट गए। नैतिक शिक्षा और शांति की वापसी। देवगिरी फिर से शांत हो गया। गांव के लोग इस बार जानते थे कि उन्हें सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद विश्वास और भय से भी लड़ना पड़ता है। रवि, अमन, विजय और सुमित ने यह सीखा कि असली ताकत तब होती है जब लोग अपने डर से ऊपर उठकर सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। इस बार उन्होंने न केवल एक भूतिया शक्ति को समाप्त किया, बल्कि यह भी समझ लिया कि सही समय पर सही फैसले लेने से ही अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ा जा सकता है। नैतिक शिक्षा। भूत प्रेत, राक्षस या कोई भी अजनेय शक्ति केवल हमारे डर और विश्वास पर निर्भर करती है। अगर हम सामूहिक रूप से अपने डर का सामना करते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देवगिरी गांव में एक लंबी शांति के बाद लोग मानने लगे थे कि अब कोई खतरा नहीं आ सकता। लेकिन हर शांति के बाद एक नई चुनौती आना तय है। एक दिन जब रवि, अमन, विजय और सुमित एक पुराने मंदिर के खंडहर में कुछ खोज रहे थे, उन्हें अचानक एक रहस्यमय पत्थर मिला। यह पत्थर अद्भुत था, संगमरमर जैसा सफेद
लेकिन उसके बीच में कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं। रवि ने पत्थर को उठाया और तुरंत एक अजीब सी ठंडी लहर पूरे शरीर में महसूस की। जैसे ही उसने पत्थर को पलटकर देखा, उसमें से छोटी सी रोशनी निकलने लगी। अमन ने तुरंत कहा, यह वही पत्थर है जो पंडित रामदास ने हमें पहले भी दिखाया था। यह वही तंत्र से जुड़ा हुआ था। हमें इसे यहां छोड़ देना चाहिए, विजय ने कहा, लेकिन सुमित ने यह कहते हुए पत्थर को अपनी थैली में रख लिया। यह शायद हमारी मदद कर सकता है। इस पत्थर के साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रातों में गांव में असामान्य आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि जंगल के पास कुछ भयानक राक्षसी रूप दिखने लगे हैं। चंद्रमा की रातों में एक भूतिया आकृति को लोगों ने देखा जो सीधे पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी। चिंतित गांव वाले फिर से पंडित रामदास के पास गए। पंडित ने पत्थर को देखा और उसकी आंखों में एक डर का संकेत दिखाई दिया। उन्होंने कहा, यह वह पत्थर नहीं है जिसे पहले नष्ट किया गया था। यह वही तंत्र है जो कभी योगी ने अपने आत्मज्ञान के लिए खोजा था। यह तंत्र अब एक नई शक्ति से जुड़ा हुआ है और यह शक्ति कहीं भी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। तंत्र का पुनर्जागरण। पंडित रामदास ने बताया कि पत्थर के भीतर एक प्राचीन आत्मा बंद थी जिसे तंत्र की आत्मा कहा जाता था। यह आत्मा अत्यधिक शक्ति को नियंत्रित करती थी और अगर इसे सक्रिय किया गया तो यह पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। रवि और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह तंत्र अब एक नई शक्ति को उत्पन्न कर सकता था और यह शक्ति किसी शैतानी देवता के रूप में रूपांतरित हो सकती थी। पंडित रामदास ने अपने पुराने मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन तंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा। पत्थर के अंदर से निकलने वाली चमक और राक्षसों जैसी आवाजें गांव को हिला रही थीं। रवि, अमन, विजय, सुमित और पंडित रामदास ने एक बार फिर से सभी गांव वालों को एकत्रित किया। अब उन्होंने तय किया कि इस बार उन्हें तंत्र को पूरी तरह नष्ट करना होगा ताकि यह शक्ति कभी भी जागृत न हो सके। पंडित रामदास ने बताया कि तंत्र को नष्ट करने के लिए एक विशेष आयोजन करना पड़ेगा जिसमें सभी को समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। सबसे बड़ा खतरा यह था कि यह तंत्र किसी भी क्षण पूरी तरह से सक्रिय हो सकता था और उसके बाद उस पर कोई काबू नहीं पा सकता था। रवि और उसके दोस्तों ने तंत्र नष्ट करने का एक तरीका खोजना शुरू किया। उनके पास कुछ विकल्प थे, लेकिन हर एक रास्ता खतरनाक था। उन्हें पता था कि इस तंत्र को नष्ट करने के लिए उन्हें न केवल अपनी सभी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उपयोग करना होगा, बल्कि एकजुटता की भी आवश्यकता होगी। तंत्र का नाश। एक रात जब चंद्रमा अपने पूरे आकार में था, रवि और उसके दोस्त फिर से मंदिर की ओर बढ़े। पंडित रामदास ने पुरानी किताबों से विशेष मंत्र निकालकर उसे जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, पत्थर की चमक तेज होने लगी और तंत्र की शक्ति लगातार बढ़ने लगी। रवि, अमन, विजय और सुमित ने मिलकर अपने दिमाग और दिल को मजबूत रखा। एकजुट होकर उन्होंने पूरी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण किया। पत्थर में हलचल तेज होने लगी और उसके भीतर से एक ब्लैक होल जैसा काला गड्ढा उभरा। राक्षसी आकृतियां फिर से उभरने लगीं, लेकिन अब वे पहले जैसी ताकतवर नहीं थी। पंडित रामदास ने अंतिम मंत्र बोला और पत्थर में समाई शक्ति एक तेज धमाके के साथ खत्म हो गई। नैतिक शिक्षा और शांति। तंत्र को नष्ट करने के बाद देवगिरी गांव में शांति का अनुभव हुआ। लोग समझ गए कि कभी भी किसी बुरी शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर बार की तरह उनका एकजुट होना और साहसिक कदम उठाना ही सबसे बड़ा हथियार था। रवि, अमन, विजय और सुमित ने यह सीखा कि सच्ची ताकत केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और समाज के सहयोग में होती है। किसी भी समस्या का समाधान अकेले नहीं होता। अगर लोग एकजुट हो और सामूहिक प्रयास करें तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। नैतिक शिक्षा। साहस और समझदारी से अपने डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि एकजुट होकर हम किसी भी अंधेरे से बाहर आ सकते हैं। किसी भी चुनौती से लोहा लेने के लिए हमारी शक्ति, हमारी एकजुटता और दृढ़ निश्चय में है। देवगिरी गांव में एक लंबी शांति के बाद लोग ये समझने लगे थे कि राक्षस और तंत्र की शक्ति अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। हालांकि एक दिन कुछ असामान्य घटनाएं फिर से घटने लगीं। गांव के पास एक पुराने किले में कुछ लोग अजीब हलचल महसूस कर रहे थे। कहते थे कि किले के अंदर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर छिपा हो या फिर कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो रही हो। अमन,
विजय और सुमित ने इस नए खतरे का सामना करने का फैसला किया। इस बार उनका उद्देश्य था किले के रहस्यों को सुलझाना, ताकि देवगिरी में फिर से कोई खतरनाक शक्ति न जाग सके। किले का रहस्य, किला जो वर्षों से वीरान पड़ा था, अब एक और रहस्यमयी रूप में दिखने लगा था। कई लोग दावा करने लगे कि किले की दीवारों पर कुछ अजीब जब चमकती लकीरें उभरी हैं। एक दिन रवि और उसके दोस्त किले के पास गए। जैसे ही वे किले के दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वह जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक ही एक अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगीं। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर एक बड़ी सी कक्ष दिखी, जिसमें प्राचीन चित्रकला और साक्षात्कार के प्रतीक उकेरे हुए थे। किले के भीतर उन्हें एक विशाल मूर्ति मिली, जो किसी अजेय देवता की प्रतीक थी। मूर्ति के पास एक पुरानी किताब रखी थी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि यह वही किताब हो सकती है जो पहले तंत्र के बारे में थी। नई शक्ति का आगमन। जैसे ही रवि ने किताब खोली, उसमें से एक काले धुएं का बादल बाहर निकला। सब लोग घबराए, लेकिन पंडित रामदास ने कहा, यह वही अंधेरी आत्मा है जो पहले से कहीं न कहीं छिपी हुई थी। इस बार यह शक्ति अपने असली रूप में दिखने को तैयार है। रवि और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह एक प्राचीन देवता था, जिसकी शक्ति अत्यधिक थी और जो धरती पर अराजकता फैला सकता था। पंडित रामदास ने बताया कि इस देवता को जागृत करने का कारण यह था कि उसकी शक्ति अब संसार के संहार के लिए तैयार हो चुकी थी। पंडित रामदास ने अपने पुराने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। साथ ही रवि, अमन, विजय और सुमित ने किले के चारों ओर प्रकाशित वृत्त बनाए और हर दिशा से मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्रों का असर होने लगा, किले में एक तीव्र आंधी आ गई और आकाश में अजीब सा अंधेरा छा गया। समय बहुत कम था। अगर यह शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती, तो इसके बाद कोई भी बल उसे नष्ट नहीं कर सकता था। रवि और उसके दोस्तों ने पूरी एकजुटता के साथ इस देवता की शक्ति को नष्ट करने के लिए आखिरी प्रयास किया। उन्होंने काले धुएं की घेरा को एकजुट होकर तोड़ा और पंडित रामदास के मंत्र का उच्चारण करते हुए मूर्ति के पास पहुंचे। अचानक किले की पूरी संरचना तेज रोशनी से भर गई और मूर्ति से एक शक्तिशाली लहर बाहर निकली। शक्ति का नाश और अंधेरे का अंत। शक्ति के नष्ट होने के साथ ही किले की दीवारें टूटने लगीं और वहां जमा हुआ अंधेरा एक पल में गायब हो गया। वह काले धुएं का बादल भी चमकते हुए प्रकाश में बदल गया और शांति का वातावरण छा गया। रवि, अमन, विजय, सुमित और पंडित रामदास ने महसूस किया कि उन्होंने एक और बड़ी शक्ति को नष्ट किया था, जो देवगिरी को हमेशा के लिए सुरक्षित कर चुका था। अब देवगिरी में कोई अंधेरे शक्तियां नहीं थीं। नैतिक शिक्षा और गांव की शांति। देवगिरी गांव फिर से शांतिपूर्ण था और लोग समझने लगे थे कि सच्ची शक्ति केवल डर को हराने और एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना करने में है। उन्हें यह सीखने को मिला कि साहस, विश्वास और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी या डरावनी क्यों न हो। रवि, अमन, विजय और सुमित ने समझ लिया था कि यह केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज और मानवता का संघर्ष था। अब देवगिरी में न कोई राक्षस था, न कोई तंत्र। शांति की पूरी वापसी हो चुकी थी और गांव वाले जानते थे कि सच्ची शांति कभी स्थायी होती है, जब लोग अपनी पूरी शक्ति और समझदारी के साथ किसी भी खतरे का सामना करते हैं। नैतिक शिक्षा। हमें कभी भी डर से हार नहीं माननी चाहिए। जब हम एकजुट होकर अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सामूहिक ताकत का प्रयोग करते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंच सकती। हालांकि देवगिरी में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। एक दिन जब रवि और उसके दोस्त जंगल में अपनी पुरानी खोज के लिए गए थे, उन्होंने सुना कि पहाड़ी के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव वालों ने बताया कि रात के अंधेरे में कुछ अजीब चमकते हुए प्रक्षिप्तों को देखा गया था। ये प्रक्षिप्त गांव के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे थे और लोगों को गहरी चिंता का कारण बन रहे थे। रवि, अमन, विजय और सुमित ने यह महसूस किया कि कोई और शक्ति उन्हें परेशान करने के लिए फिर से तैयार हो सकती है। पहले की तरह यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस बार उनका सामना एक नई शक्ति से होने वाला था, जो और भी खतरनाक हो सकती थी। गांव वालों का डर और पंडित रामदास की चेतावनी
गांव में एक नई दहशत फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि काले बादल अचानक से आकाश में घेरने लगे थे और अजीब सी गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी थी। रामदास ने इस खतरे का सामना करने के लिए गांव वालों से एकत्र होने का अनुरोध किया। वे सभी को बताना चाहते थे कि यह नया खतरा एक असीमित शक्ति से जुड़ा हो सकता है, जो पहले से कहीं अधिक भयावनी हो सकती है। पंचड़ो रामदास ने बताया, यह शक्ति अब आध्यात्मिक रूप में जागृत हो रही है, जो किसी भूत या आत्मा से नहीं बल्कि एक नए देवता के रूप में अवतरित हो सकती है। यह शक्ति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और जटिल है। यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह फिर से संसार की संहार का कारण बन सकती है। नए तंत्र का प्रवेश। रवि और उसके दोस्त अब समझ गए थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। पुराने मंदिर और किले के पास अजीब रोशनी और अनहोनी घटनाएं होती रही थीं। एक दिन अमन ने अचानक एक पुराना तंत्र देखा जो किले में छिपा हुआ था। यह तंत्र पहले के तंत्र से अधिक शक्तिशाली और जटिल था। पंच रामदास ने उस तंत्र को देखे बिना कहा, यह वही तंत्र है जो पहले से कहीं अधिक विकृत और शक्तिशाली हो चुका है। अब हम इस तंत्र का विरोध केवल एकत्रित प्रयासों से ही कर सकते हैं। यह तंत्र अब एक नई शक्ति को अवतरित करने के लिए तैयार था, जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। रवि, अमन, विजय और सुमित ने सोचा कि उन्हें इस बार एक नए तरीके से योजना बनानी होगी ताकि वह इस शक्तिशाली तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर सकें। अंतिम संघर्ष की तैयारी। अब सभी को यह समझ में आ चुका था कि केवल सामान्य तरीके से इस तंत्र का नाश नहीं हो सकता था। इस बार उन्हें प्राचीन साधना और मंत्रों का सहारा लेना था। पंच रामदास ने उन्हें बताया कि यह तंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे नष्ट करने के लिए हमें समूह रूप में कार्य करना होगा। हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा और तभी हम इसे नष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। रवि और उसके दोस्तों ने पुराने तंत्र को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे वे इस तंत्र के कठिन रासायनिक और आध्यात्मिक तरीके को समझने लगे। वे अब पूरी तरह से तैयार थे क्योंकि समय कम था और यह शक्ति किसी भी समय जागृत हो सकती थी। तंत्र की नष्टता और नई आशा। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, रवि और उसके दोस्त फिर से किले में पहुंचे। पंच रामदास ने अपनी पुरानी मंत्र शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, किले में एक भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। यह ऊर्जा इतनी तेज थी कि उसके आसपास का वातावरण गर्म हो गया था और अजीब सी आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने धैर्य बनाए रखा। पंच रामदास के मंत्रों का असर धीरे धीरे तंत्र पर दिखने लगा। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, तंत्र की ऊर्जा कम होने लगी और किले की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक फीके पड़ने लगे। एक बड़ा धमाका हुआ और तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। तंत्र की नष्टता के बाद वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। आकाश फिर से साफ हो गया और किले की दीवारें और भी मजबूत हो गई। वह शक्तिशाली ऊर्जा अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। इस बार देवगिरी में शांति का पूर्ण वापसी हुआ। गांव वालों ने समझ लिया कि असली ताकत न केवल बाहरी खतरों को समाप्त करने में होती है, बल्कि यह भी कि सभी को एकजुट होकर सामूहिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है। हर चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब हम समान उद्देश्य और समझदारी से काम करें। रवि, अमन, विजय और सुमित ने यह सीखा कि अच्छी तैयारी, धैर्य और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका साहस और समर्पण ही उन्हें जीत दिलाता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी समझा कि समाज की मदद और सामूहिक प्रयासों से कोई भी बुरी शक्ति हरा दी जा सकती है। हमें कभी भी किसी भी शक्ति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से एकजुट होकर और साहस एक नया आक्रमण। हालांकि देवगिरी में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। एक दिन जब रवि और उसके दोस्त जंगल में अपनी पुरानी खोज के लिए गए थे, उन्होंने सुना कि पहाड़ी के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव वालों ने बताया कि रात के अंधेरे में कुछ अजीब चमकते हुए प्रक्षिप्तों को देखा गया था। ये प्रक्षिप्त गांव के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे थे और लोगों को गहरी चिंता का कारण बन रहे थे। रवि, अमन, विजय और सुमित ने यह महसूस किया कि कोई और शक्ति उन्हें परेशान करने के लिए फिर से तैयार हो सकती है। पहले की तरह यह कोई सामान्य घटना नहीं थी।
इस बार उनका सामना एक नई शक्ति से होने वाला था जो और भी खतरनाक हो सकती थी। गांव वालों का डर और पंडित रामदास की चेतावनी गांव में एक नई दहशत फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि काले बादल अचानक से आकाश में घेरने लगे थे और अजीब सी गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी थी। रामदास ने इस खतरे का सामना करने के लिए गांव वालों से एकत्र होने का अनुरोध किया। वे सभी को बताना चाहते थे कि यह नया खतरा एक असीमित शक्ति से जुड़ा हो सकता है जो पहले से कहीं अधिक भयावनी हो सकती है। पंचोर रामदास ने बताया, यह शक्ति अब आध्यात्मिक रूप में जागृत हो रही है, जो किसी भूत या आत्मा से नहीं बल्कि एक नए देवता के रूप में अवतरित हो सकती है। यह शक्ति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और जटिल है। यदि इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह फिर से संसार की संहार का कारण बन सकती है। नए तंत्र का प्रवेश रवि और उसके दोस्त अब समझ गए थे कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। पुराने मंदिर और किले के पास अजीब रोशनी और अनहोनी घटनाएं होती रही थीं। एक दिन अमन ने अचानक एक पुराना तंत्र देखा जो किले में छिपा हुआ था। यह तंत्र पहले के तंत्र से अधिक शक्तिशाली और जटिल था। पंडित रामदास ने उस तंत्र को देखे बिना कहा, यह वही तंत्र है जो पहले से कहीं अधिक विकृत और शक्तिशाली हो चुका है। अब हम इस तंत्र का विरोध केवल एकत्रित प्रयासों से ही कर सकते हैं। यह तंत्र अब एक नई शक्ति को अवतरित करने के लिए तैयार था जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। रवि, अमन, विजय और सुमित ने सोचा कि उन्हें इस बार एक नए तरीके से योजना बनानी होगी ताकि वह इस शक्तिशाली तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर सकें। अंतिम संघर्ष की तैयारी। अब सभी को यह समझ में आ चुका था कि केवल सामान्य तरीके से इस तंत्र का नाश नहीं हो सकता था। इस बार उन्हें प्राचीन साधना और मंत्रों का सहारा लेना था। पंडित रामदास ने उन्हें बताया कि यह तंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे नष्ट करने के लिए हमें समूह रूप में कार्य करना होगा। हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा और तभी हम इसे नष्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। रवि और उसके दोस्तों ने पुराने तंत्र को समझने की कोशिश की और धीरे धीरे वे इस तंत्र के कठिन रासायनिक और आध्यात्मिक तरीके को समझने लगे। वे अब पूरी तरह से तैयार थे क्योंकि समय कम था और यह शक्ति किसी भी समय जागृत हो सकती थी। तंत्र की नष्टता और नई आशा। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, रवि और उसके दोस्त फिर से किले में पहुंचे। पंडित रामदास ने अपनी पुरानी मंत्र शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। जैसे ही वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, किले में एक भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। यह ऊर्जा इतनी तेज थी कि उसके आसपास का वातावरण गर्म हो गया था और अजीब सी आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने धैर्य बनाए रखा। पंडित रामदास के मंत्रों का असर धीरे धीरे तंत्र पर दिखने लगा। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, तंत्र की ऊर्जा कम होने लगी और किले की दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक फीके पड़ने लगे। एक बड़ा धमाका हुआ और तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। तंत्र की नष्टता के बाद वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई। आकाश फिर से साफ हो गया और किले की दीवारें और भी मजबूत हो गई। वह शक्तिशाली ऊर्जा अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। इस बार देवगिरी में शांति का पूर्ण वापसी हुआ। गांव वालों ने समझ लिया कि असली ताकत न केवल बाहरी खतरों को समाप्त करने में होती है, बल्कि यह भी कि सभी को एकजुट होकर सामूहिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है। हर चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब हम समान उद्देश्य और समझदारी से काम करें। रवि, अमन, विजय और सुमित ने यह सीखा कि अच्छी तैयारी, धैर्य और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका साहस और समर्पण ही उन्हें जीत दिलाता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी समझा कि समाज की मदद और सामूहिक प्रयासों से कोई भी बुरी शक्ति हरा दी जा सकती है। हमें कभी भी किसी भी शक्ति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से एकजुट होकर और साहस